मुंबई की सड़कों पर मूसलाधार बारिश के बीच एक बेघर छोटी बच्ची ने अपना हाथ पैसे मांगने के लिए नहीं, बल्कि एक अजनबी के साथ अपनी रोटी का आधा हिस्सा बांटने के लिए बढ़ाया। वो नहीं जानती थी कि उसका ये छोटा सा कृत्य एक अरबों डॉलर के साम्राज्य को हिला देने वाली घटनाओं की श्रृंखला शुरू कर देगा। उस व्यक्ति को लगा कि वो उस बच्ची की मदद कर रहा है, लेकिन वास्तव में वही वो थी जिसने उसे झूठ के दलदल से बाहर निकाला और एक ऐसा सच सामने लाया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस रोटी के पीछे क्या छिपा था और क्यों उस बच्ची की एक नज़र ने एक वित्तीय साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। मुंबई में गर्मी के बारिश कोमल नहीं होती, ये इस बरसती है जैसे आसमान अपना सारा गुस्सा उतार रहा हो। दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी और कभी न सोने वाले शहर की धूल को अपने साथ बहा ले जाती है। मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर पानी के बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे, जो सड़क की पीली रोशनी को वास्तविकता के एक विकृत दर्पण की तरह प्रतिबिंबित कर रहे थे। अर्जुन मल्होत्रा एक बंद किराने की दुकान की संकरी छत के नीचे चुपचाप खड़े थे। उनकी सफेद कमीज अब शरीर से चिपकी हुई थी, पूरी तरह गीली और सिलवटों से भरी हुई। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उनका बायां हाथ अभी भी उस फोन को कसकर पकड़े हुए था, जो बहुत पहले बंद हो चुका था, जबकि उनका दायां हाथ अनमने ढंग से उनकी जैकेट की जेब पर था, जहां कभी उनके बेटे का बनाया हुआ एक टेढ़ा मेढ़ा चित्र रहता था, जिसे वो एक ऐसी आदत की तरह अपने साथ रखते थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। 42 साल की उम्र में वो देश की अग्रणी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी के अध्यक्ष थे। लोग उन्हें डिजिटलीकरण की दुनिया का जादूगर कहते थे, लेकिन इस समय वो एक सफल व्यवसायी के बजाय एक ऐसे व्यक्ति लग रहे थे जिसकी आत्मा को निचोड़ लिया गया हो। आज ठीक 1 साल हो गया था जब उनकी पूर्व पत्नी उनके बेटे को लेकर लंदन चली गई थी। जब विमान ने उड़ान भरी तो वो हवाई अड्डे के शीशे के पास खड़े रहे और कुछ कह नहीं पाए, न कोई बहस, न कोई मिन्नत। बस वो हमेशा की तरह देर से पहुंचे थे। टिन की छत पर बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ मोटरसाइकिलें तेजी से गुजरीं, जिससे पानी की बौछारें ऊपर की ओर उठीं, लेकिन अर्जुन वहां से हटे नहीं। उनका दिमाग खाली था, जैसे दुख ने उनके सभी विचारों को अवरुद्ध कर दिया हो। तभी अचानक रोशनी के एक बहुत छोटे से घेरे में एक नन्हा पैर बहुत धीरे से अंदर आया। अंकल, क्या आप भी बारिश में फंस गए हैं? बगल से एक आवाज आई, इतनी साफ और अचानक कि वो अनैच्छिक रूप से पीछे मुड़ गए। करीब 10 साल की एक बच्ची उनके पास खड़ी थी। छोटी सी देह, गीले बाल चिपके हुए, रंग उड़े हुए सूती कपड़े शरीर से चिपके हुए। उसके हाथ में एक पाव का आधा हिस्सा था, जिसकी फिलिंग काफी कम हो चुकी थी। क्या आपको भूख लगी है? मैं आपको आधा हिस्सा दे सकती हूं। इससे पहले कि वो जवाब दे पाते, बच्ची में पाव का आधा हिस्सा उनकी ओर बढ़ा दिया। उसकी बड़ी काली आंखों में बिना किसी हिचकिचाहट के ईमानदारी चमक रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने पूछा। लंबे समय की चुप्पी के बाद उनकी आवाज भारी हो गई थी। मेरा नाम अनन्या है, बच्ची ने जवाब दिया और मुस्कुराई, जिससे उसके टूटे हुए सामने के 2 दांत दिखाई देने लगे। मेरी नानी कहती थीं कि लोग तभी रोते हैं जब उन्हें भूख लगती है या जब उन्हें किसी की बहुत याद आती है। आप क्यों रो रहे हैं? वो ठिठक गए। तुम्हें क्यों लगा कि मैं रो रहा हूं? क्योंकि आपका चेहरा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मेरी नानी के गुजरने के पर मेरा था। अर्जुन दूसरी तरफ मुड़ गए और बारिश के सफेद पर्दे के बीच से गुजरती गाड़ियों को देखने का नाटक करने लगे। वो नहीं जानती थी कि वो बच्ची उनकी नम आंखें देख रही है। मुझे भूख नहीं है बेटा, उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन बांटने के लिए शुक्रिया। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अनन्या ने अपने कंधे उचकाए और फुटपाथ के किनारे बैठ गई। उसने अपने पुराने छोटे से बैग से कागज के कुछ टुकड़े, एक फटी हुई कॉमिक बुक और कुछ लॉलीपॉप निकाले। आप क्या काम करते हैं? मैं तकनीक, कंप्यूटर और डेटा से जुड़ा काम करता हूं। ओह, तो आप गणित में बहुत अच्छे होंगे। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराए। जब से बारिश शुरू हुई थी, ये पहली बार था। ठीक ठाक हूं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? मैंने स्कूल छोड़ दिया है। जब से मेरी मां गायब हुई है। ये वाक्य अर्जुन के सीने में बिजली की तरह कौंधा।
गायब हुई है? हाँ, मेरी माँ एक बड़ी इमारत में सफाई का काम करती थी। एक दिन सफेद बालों वाली एक औरत, जिसने बहुत महंगे कपड़े पहने थे, उसने मेरी माँ को चॉकलेट का डिब्बा दिया। उस रात माँ ने कहा कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं। अगले दिन सूट पहने कुछ लोग आए और कहा कि वे माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। फिर माँ कभी वापस नहीं आई। अर्जुन को महसूस हुआ कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई है, डर के कारण नहीं। बल्कि इसलिए कि ये कहानी उन्हें बहुत जानी पहचानी लग रही थी। तब से तुम किसके साथ रहती हो? किसी के साथ नहीं। वे मुझे अनाथालय ले गए थे। लेकिन वो जगह बहुत डरावनी थी। बड़े लोग गुस्सा करते थे और बच्चे आपस में लड़ते थे। मैं वहां से भाग गई और अब जहां जगह मिलती है वहीं रह लेती हूं। वो स्तब्ध रह गए। ये बच्ची सिर्फ 10 साल की थी और पिछले 6 महीनों से सड़क पर अकेले रह रही थी। तुम हर रात कहाँ सोती हो? बांद्रा ब्रिज के नीचे एक सूखी जगह है जहां बारिश का पानी नहीं आता। सफाई वाले भैया मुझे जानते हैं, वे मुझे नहीं भगाते। अर्जुन ने अपने बैग की बेल्ट को कसकर पकड़ा और लंबी सांस ली। तुम्हारे जैसी बच्ची को सड़क पर नहीं रहना चाहिए। अनन्या ने अचानक गंभीर नजर से उनकी ओर देखा। और आपको भी यहां अकेले बैठकर नहीं रोना चाहिए। इस जवाब ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि वो छोटे हो गए हैं। उनका मन कोमल हो गया। उस बात में कुछ ऐसा था जिसने उनके उस सबसे संवेदनशील हिस्से को छू लिया जिसे वो हमेशा छिपा कर रखते थे। क्या तुम मेरे साथ रात का खाना खाना चाहोगी? मेरा घर पास में ही है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी मैगी बनाता हूं। बच्ची ने अपना सिर झुकाकर उन्हें गौर से देखा। अगर आप बुरे इंसान हुए तो तुम चिल्ला सकती हो। मेरे पड़ोसी तुरंत दौड़कर आ जाएंगे। अनन्या हंस पड़ी। ठीक है, फिर मैं चलूंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक पैकेट मैगी ही खाऊंगी। मुझे बहुत महंगा खाना खाने की आदत नहीं है। वो खड़े हुए। चलो, मेरा हाथ पकड़ो। दोनों उस बारिश में चल दिए जो अभी भी खमी नहीं थी। बाहर सड़कें अभी भी गीली थीं और गाड़ियां बिना किसी परवाह के गुजर रही थीं। लेकिन उनके भीतर कुछ बहुत हल्का लेकिन स्पष्ट रूप से बदल गया था। जब वे उस ऊंची इमारत वाली सोसाइटी की ओर मुड़ने वाली छोटी गली में पहुंचे तो अर्जुन ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी मां किस इमारत में काम करती थी? अनन्या ने ऊपर देखा। हाँ, मुझे याद है। उस इमारत के सामने बड़े अक्षरों में भारत फिनटेक लिखा था, जो बांद्रा ब्रिज के पास है। अर्जुन ठिठक गए। वो उनकी कंपनी का मुख्यालय था। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई और महीनों में पहली बार उन्हें एक धुंधला लेकिन बहुत वास्तविक डर महसूस होने लगा। अर्जुन मल्होत्रा का अपार्टमेंट 23वीं मंजिल पर था, एक आलीशान और शांत इलाका जो नीचे के शोर शराबे से बिल्कुल अलग था। ये स्थान सुरुचिपूर्ण और व्यवस्थित था, लेकिन उतना ही ठंडा भी, जितना कि पिछले कई वर्षों से उनका अपना जीवन। अनन्या बड़ी बड़ी आंखों से अंदर आई। उसका हाथ अभी भी बैग की पट्टी को कसकर पकड़े हुए था। वो कुछ सेकंड के लिए दरवाजे पर ही खड़ी रही, जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो कि उसके सामने का दृश्य वास्तविक है। क्या तुम पहले नहाना चाहोगी? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। गर्म पानी है। वो बाईं तरफ वाला कमरा है। अनन्या ने सिर हिलाया और झिझकते हुए अंदर चली गई। उन्होंने उसे अपनी एक पुरानी टी शर्ट और एक मोटा तौलिया दिया, जिसमें से अभी भी फैब्रिक सॉफ्टनर की खुशबू आ रही थी। बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया, जिससे अपार्टमेंट में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन रसोई में गए, गैस जलाई और उबलते पानी में नूडल्स डाले। उन्हें दूसरों के लिए खाना पकाने की आदत नहीं थी, लेकिन आज रात वो महत्वपूर्ण नहीं था। बाथरूम में पानी गिरने की निरंतर आवाज आ रही थी। वो कुर्सी पर बैठ गए। अनमने ढंग से नूडल्स के बर्तन को हिलाते रहे। उनके दिमाग में बच्ची की वो कहानी बार बार घूम रही थी, चॉकलेट देने वाली वो महिला और उसकी मां का गायब होना। अंकल, मैं तैयार हूं। अनन्या की आवाज उनके पीछे से आई। अर्जुन मुड़े। बच्ची अब बिल्कुल अलग लग रही थी, बाल धुले हुए, एक छोटा सा चेहरा और साफ कपड़ों में चमकती आंखें। वो मेज पर बैठ गई और अपने सामने रखे गर्म नूडल्स के कटोरे को कृतज्ञता भरी नजरों से देखने लगी। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं, गरम गरम खा लो। अनन्या बहुत धीरे धीरे खा रही थी,
जैसे उसे डर हो कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने भी कुछ नहीं कहा। बस उसे देखते रहे। उनके दिल का खालीपन धीरे धीरे शांत हो रहा था। अंकल अर्जुन, खाते हुए अनन्या ने कहा, अभी आपने पूछा था कि मेरी माँ कहाँ काम करती थी, है ना? हाँ, बस ऐसे ही जिज्ञासा हुई थी। वो भारत फिनटेक नाम की एक बहुत बड़ी इमारत है। मेरी माँ वहाँ सफाई करती थी। बहुत ऊंचे फ्लोर पर। माँ कहती थी कि कभी कभी वो मीटिंग रूम में लोगों को बहुत जोर जोर से बातें करते हुए सुनती थीं। अर्जुन ठिठक गए। उनके हाथ ने गिलास को कसकर पकड़ लिया। क्या तुम्हें याद है कौन सा फ्लोर था? मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन माँ कहती थी कि उस फ्लोर पर एक बहुत बड़ा कांच का कमरा था, जहां लोग सुबह से शाम तक मीटिंग करते थे। माँ हर मंगलवार और गुरुवार को उस कमरे की सफाई करती थी। माँ ने बताया था कि वहां एक सफेद बालों वाली मैडम थी, जो चश्मा पहनती थी और बहुत महंगे कपड़े पहनती थीं। लेकिन वो सबको ऐसे देखती थी जैसे वे छोटे बच्चे हों। अर्जुन ने गहरी सांस ली। 42वीं मंजिल, रणनीतिक मीटिंग रूम, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि मीरा वर्धन थी, जो पिछले 15 वर्षों से उनकी वाइस प्रेसिडेंट और उनकी दाहिनी हाथ रही थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सब क्यों बताया? अनन्या ने अपने कंधे उचकाए। माँ ने कहा था कि किसी को नहीं बताना है। लेकिन मुझे पता था कि माँ डरती नहीं थी। उस दिन माँ ने कहा था कि उस मैडम ने उन्हें बहुत महंगी चॉकलेट दी है। रात को घर आने पर माँ को चक्कर आने लगे। अगले दिन कुछ लोग आए और माँ को अस्पताल ले गए। मैंने पूरी रात इंतजार किया, लेकिन माँ वापस नहीं आई। क्या तुम्हें उन लोगों के चेहरे याद हैं जो तुम्हारी माँ को ले गए थे? बस इतना याद है कि उन्होंने सूट पहना था और वे मुस्कुरा नहीं रहे थे। अर्जुन उठे और खिड़की की ओर चले गए। बाहर बारिश कम हो गई थी, लेकिन आसमान अभी भी उदास था। उनका सीना भारी हो गया था। बहुत सारी चीजें असामान्य थी। तभी अनन्या ने पूछा, क्या आप भी उस इमारत में काम करते हैं? हाँ। उन्होंने पीछे मुड़कर जवाब दिया, मैंने ही वो कंपनी बनाई है। बच्ची ने उन्हें बिना पलक झपकाए देखा। तो क्या आप उस सफेद बालों वाली मैडम को जानते हैं? हाँ। एक पल की खामोशी के बाद अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम आज रात यहां सो सकती हो? मैं तुम्हारे लिए नए बिस्तर का इंतजाम करूंगा। अगर तुम फिर से स्कूल जाना चाहती हो तो कल सुबह मैं तुम्हें पास के एक स्कूल में ले जाऊंगा। क्या आपको मेरी बातों पर यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। अनन्या पहली बार थोड़ी आश्वस्त होकर मुस्कुराई। वो उठी और अपना बैग गले से लगा लिया। मैं जमीन पर भी सो सकती हूँ। आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। अर्जुन ने उसे एक फोल्डिंग गद्दा और एक पतली चादर दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बारिश से बचने के लिए शुरू हुई ये एक साधारण सी शाम उनके जीवन को पूरी तरह हिला देने वाली कहानी की शुरुआत होगी। जब बच्ची लिविंग रूम में गहरी नींद सो गई, तो अर्जुन अपने स्टडी रूम में गए और कंपनी के इंटरनल सिस्टम में लॉगिन किया। उन्होंने शांति देवी नाम टाइप किया। डेटा सामने आया, एक अस्थायी अनुबंध पर सफाई कर्मचारी। शुरू होने की तारीख 4 अक्टूबर, समाप्ति की तारीख 16 तारीख। कारण सुरक्षा नियमों का उल्लंघन। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। कंपनी के नियमों में ये कारण आमतौर पर बेहद गंभीर मामलों में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि जासूसी या गोपनीय दस्तावेजों को लीक करना। उन्होंने मीटिंग का शेड्यूल चेक किया। 15 तारीख को मीरा वर्धन की 2 विदेशी भागीदारों के साथ एक गुप्त मीटिंग थी। उनके साथ कोई सेक्रेटरी नहीं था। उनके दिमाग में एक विचार स्पष्ट रूप से उभरा। अगर अनन्या जो कह रही है वो सच है, तो ये केवल एक गलतफहमी नहीं थी। अर्जुन ने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कुछ घंटियां बजी और फिर एक पुरुष की आवाज आई। हेलो, इतनी देर रात को कौन है? समीर, मैं अर्जुन मल्होत्रा बोल रहा हूं। अरे अर्जुन, क्या हुआ? मुझे कल सुबह तुमसे मिलना है। ये बहुत ही निजी और जरूरी मामला है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह गुप्त रखो। किस समय? सुबह 8 बजे तुम्हारे ऑफिस में। इतना तनाव? क्या ये कंपनी से जुड़ा है? हो सकता है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अर्जुन ने फोन रख दिया। वो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। उनकी नजरें अभी भी स्क्रीन पर जमी थीं। शांति देवी की प्रोफाइल अभी भी खुली थी। ऊपर बाईं ओर लगी छोटी सी फोटो में एक भोला चेहरा और थकी हुई आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वो केवल एक सफाई कर्मचारी थी,
लेकिन शायद उसने वो सुन लिया था जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। अर्जुन उठे, स्टडी रूम का दरवाजा बंद किया और बालकनी में चले गए। रात की हवा अब शांत थी, लेकिन उनके भीतर एक हलचल शुरू हो चुकी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी, अंधेरी और सच्ची चीज की ओर बढ़ रहे हैं। अनन्या अकेले इसका सामना नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर उसकी मां को वास्तव में चुप कराया गया है तो किसी को इसकी कीमत चुकानी होगी। मुंबई की सड़कों पर मूसलाधार बारिश के बीच एक बेघर छोटी बच्ची ने अपना हाथ पैसे मांगने के लिए नहीं, बल्कि एक अजनबी के साथ अपनी रोटी का आधा हिस्सा बांटने के लिए बढ़ाया। वो नहीं जानती थी कि उसका ये छोटा सा कृत्य एक अरबों डॉलर के साम्राज्य को हिला देने वाली घटनाओं की श्रृंखला शुरू कर देगा। उस व्यक्ति को लगा कि वो उस बच्ची की मदद कर रहा है, लेकिन वास्तव में वही वो थी जिसने उसे झूठ के दलदल से बाहर निकाला और एक ऐसा सच सामने लाया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस रोटी के पीछे क्या छिपा था और क्यों उस बच्ची की एक नजर ने एक वित्तीय साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। मुंबई में गर्मी की बारिश कोमल नहीं होती, ये इस तरह बरसती है जैसे आसमान अपना सारा गुस्सा उतार रहा हो। दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी और कभी ना सोने वाले शहर की धूल को अपने साथ बहा ले जाती है। कोलाबा की सड़कों के फुटपाथ पर पानी के बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे, जो सड़क की पीली रोशनी को वास्तविकता के एक विकृत दर्पण की तरह प्रतिबिंबित कर रहे थे। अर्जुन मल्होत्रा एक बंद किराने की दुकान की संकरी छत के नीचे चुपचाप खड़े थे। उनकी सफेद कमीज अब शरीर से चिपकी हुई थी, पूरी तरह गीली और सिलवटों से भरी हुई। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उनका बायां हाथ अभी भी उस फोन को कसकर पकड़े हुए था जो बहुत पहले बंद हो चुका था, जबकि उनका दाहिना हाथ अनमने ढंग से उनकी जैकेट की जेब पर था, जहां कभी उनके बेटे का बनाया हुआ एक टेढ़ा मेढ़ा चित्र रहता था, जिसे वो एक ऐसी आदत की तरह अपने साथ रखते थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। 42 साल की उम्र में वो देश की अग्रणी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी भारत फिनटेक के अध्यक्ष थे। लोग उन्हें डिजिटलीकरण की दुनिया का जादूगर कहते थे, लेकिन इस समय वो एक सफल व्यवसायी के बजाय एक ऐसे व्यक्ति लग रहे थे जिसकी आत्मा को निचोड़ लिया गया हो। आज ठीक 1 साल हो गया था जब उनकी पूर्व पत्नी उनके बेटे को लेकर लंदन चली गई थी। जब विमान ने उड़ान भरी तो वो हवाई अड्डे के शीशे के पास खड़े रहे और कुछ कह नहीं पाए। न कोई बहस, न कोई मिन्नत, बस वो हमेशा की तरह देर से पहुंचे थे। टिन की छत पर बारिश की आवाज गूंज रही थी। कुछ मोटरसाइकिलें तेजी से गुजरी जिससे पानी की बौछारें ऊपर की ओर उठी, लेकिन अर्जुन वहां से हटे नहीं। उनका दिमाग खाली था, जैसे दुख ने उनके सभी विचारों को अवरुद्ध कर दिया हो। तभी अचानक रोशनी के एक बहुत छोटे से घेरे में एक नन्हा पैर बहुत धीरे से अंदर आया। अंकल, क्या आप भी बारिश में फंस गए हैं? बगल से एक आवाज आई, इतनी साफ और अचानक कि वो अनैच्छिक रूप से पीछे मुड़ गए। करीब 10 साल की एक बच्ची उनके पास खड़ी थी। छोटी सी देह, गीले बाल चिपके हुए, रंग उड़े हुए सूती कपड़े शरीर से चिपके हुए। उसके हाथ में एक पाव का आधा हिस्सा था जिसकी फिलिंग काफी कम हो चुकी थी। क्या आपको भूख लगी है? मैं आपको आधा हिस्सा दे सकती हूं। इससे पहले कि वो जवाब दे पाते, बच्ची ने पाव का आधा हिस्सा उनकी ओर बढ़ा दिया। उसकी बड़ी काली आंखों में बिना किसी हिचकिचाहट के ईमानदारी चमक रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने पूछा। लंबे समय की चुप्पी के बाद उनकी आवाज भारी हो गई थी। मेरा नाम अनन्या है, बच्ची ने जवाब दिया और मुस्कुराई, जिससे उसके टूटे हुए सामने के 2 दांत दिखाई देने लगे। मेरी नानी कहती थी कि लोग तभी रोते हैं जब उन्हें भूख लगती है या जब उन्हें किसी की बहुत याद आती है। आप क्यों रो रहे हैं? वो ठिठक गए। तुम्हें क्यों लगा कि मैं रो रहा हूं? क्योंकि आपका चेहरा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मेरी नानी के गुजरने पर मेरा था। अर्जुन दूसरी तरफ मुड़ गए और बारिश के सफेद पर्दे के बीच से गुजरती गाड़ियों को देखने का नाटक करने लगे। वो नहीं चाहते थे कि वो बच्ची उनकी नम आंखें देखे। मुझे भूख नहीं है, धन्यवाद बेटा, उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन बांटने के लिए शुक्रिया, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं।
अनन्या ने अपने कंधे उचकाए और फुटपाथ के किनारे बैठ गई। उसने अपने पुराने छोटे से बैग से कागज के कुछ टुकड़े, एक फटी हुई कॉमिक बुक और कुछ लॉलीपॉप निकाले। आप क्या काम करते हैं? मैं तकनीक, कंप्यूटर और डेटा से जुड़ा काम करता हूँ। ओह, तो आप गणित में बहुत अच्छे होंगे। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराए। जब से बारिश शुरू हुई थी ये पहली बार था। ठीक ठाक हूं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? मैंने स्कूल छोड़ दिया है। जब से मेरी मां गायब हुई है। ये वाक्य अर्जुन के सीने में बिजली की तरह कौंधा। गायब हुई है? हां, मेरी मां एक बड़ी इमारत में सफाई का काम करती थी। एक दिन सफेद बालों वाली एक औरत, जिसने बहुत महंगे कपड़े पहने थे, उसने मेरी मां को चॉकलेट का डिब्बा दिया। उस रात मां ने कहा कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं। अगले दिन सूट पहने कुछ लोग आए और कहा कि वे मां को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। फिर मां कभी वापस नहीं आई। अर्जुन को महसूस हुआ कि उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई है। डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि ये कहानी उन्हें बहुत जानी पहचानी लग रही थी। तब से तुम किसके साथ रहती हो? किसी के साथ नहीं। वे मुझे अनाथालय ले गए थे। लेकिन वो जगह बहुत डरावनी थी। बड़े लोग गुस्सा करते थे और बच्चे आपस में लड़ते थे। मैं वहां से भाग गई और अब जहां जगह मिलती है वहीं रह लेती हूं। वो स्तब्ध रह गए। ये बच्ची सिर्फ 10 साल की थी और पिछले 6 महीनों से सड़क पर अकेले रह रही थी। तुम हर रात कहाँ सोती हो? बांद्रा ब्रिज के नीचे एक सूखी जगह है जहां बारिश का पानी नहीं आता। सफाई वाले भैया मुझे जानते हैं, वे मुझे नहीं भगाते। अर्जुन ने अपने बैग की बेल्ट को कसकर पकड़ा और लंबी सांस ली। तुम्हारे जैसी बच्ची को सड़क पर नहीं रहना चाहिए। अनन्या ने अचानक गंभीर नजर से उनकी ओर देखा। और आपको भी यहां अकेले बैठकर नहीं रोना चाहिए। इस जवाब ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि वो छोटे हो गए हैं। उनका मन कोमल हो गया। उस बात में कुछ ऐसा था जिसने उनके उस सबसे संवेदनशील हिस्से को छू लिया जिसे वो हमेशा छिपा कर रखते थे। क्या तुम मेरे साथ रात का खाना खाना चाहोगी? मेरा घर पास में ही है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी मैगी बनाता हूं। बच्ची ने अपना सिर झुकाकर उन्हें गौर से देखा। अगर आप बुरे इंसान हुए तो तुम चिल्ला सकती हो। मेरे पड़ोसी तुरंत दौड़कर आ जाएंगे। अनन्या हंस पड़ी। ठीक है, फिर मैं चलूंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक पैकेट मैगी ही खाऊंगी। मुझे बहुत महंगा खाना खाने की आदत नहीं है। वो खड़े हुए। चलो, मेरा हाथ पकड़ो। दोनों उस बारिश में चल दिए जो अभी भी थमी नहीं थी। बाहर सड़कें अभी भी गीली थीं और गाड़ियां बिना किसी परवाह के गुजर रही थीं। लेकिन उनके भीतर कुछ बहुत हल्का लेकिन स्पष्ट रूप से बदल गया था। जब वे उस ऊंची इमारत वाली सोसाइटी की ओर मुड़ने वाली छोटी गली में पहुंचे तो अर्जुन ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी मां किस इमारत में काम करती थी? अनन्या ने ऊपर देखा। हां, मुझे याद है। उस इमारत के सामने बड़े अक्षरों में भारत फिनटेक लिखा था, जो बांद्रा ब्रिज के पास है। अर्जुन ठिठक गए। वो उनकी अपनी कंपनी का मुख्यालय था। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई और महीनों में पहली बार उन्हें एक धुंधला लेकिन बहुत वास्तविक डर महसूस होने लगा। अर्जुन मल्होत्रा का अपार्टमेंट 23वीं मंजिल पर था। एक आलीशान और शांत इलाका जो नीचे के शोर शराबे से बिल्कुल अलग था। ये स्थान सुरुचिपूर्ण और व्यवस्थित था, लेकिन उतना ही ठंडा भी, जितना कि पिछले कई वर्षों से उनका अपना जीवन। अनन्या बड़ी बड़ी आंखों से अंदर आई। उसका हाथ अभी भी बैग की पट्टी को कसकर पकड़े हुए था। वो कुछ सेकंड के लिए दरवाजे पर ही खड़ी रही, जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो कि उसके सामने का दृश्य वास्तविक है। क्या तुम पहले नहाना चाहोगी? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। गर्म पानी है, वो बाईं तरफ वाला कमरा है। अनन्या ने सिर हिलाया और झिझकते हुए अंदर चली गई। उन्होंने उसे अपनी एक पुरानी टी शर्ट और एक मोटा तौलिया दिया, जिसमें से अभी भी फैब्रिक सॉफ्टनर की खुशबू आ रही थी। बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया, जिससे अपार्टमेंट में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन रसोई में गए, गैस जलाई और उबलते पानी में नूडल्स डाले। उन्हें दूसरों के लिए खाना पकाने की आदत नहीं थी, लेकिन आज रात वो महत्वपूर्ण नहीं था। बाथरूम में पानी गिरने की निरंतर आवाज आ रही थी। वो कुर्सी पर बैठ गए। अनमने ढंग से नूडल्स के बर्तन को हिलाते रहे। उनके दिमाग में बच्ची की वो कहानी बार बार घूम रही थी।
चॉकलेट देने वाली वो महिला और उसकी मां का गायब होना। अंकल, मैं तैयार हूं। अनन्या की आवाज उनके पीछे से आई। अर्जुन मुड़े। बच्ची अब बिल्कुल अलग लग रही थी, बाल धुले हुए, एक छोटा सा चेहरा और साफ कपड़ों में चमकती आंखें। वो मेज पर बैठ गई और अपने सामने रखे गरम नूडल्स के कटोरे को कृतज्ञता भरी नजरों से देखने लगी। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं, गरम गरम खा लो। अनन्या बहुत धीरे धीरे खा रही थी, जैसे उसे डर हो कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने भी कुछ नहीं कहा, बस उसे देखते रहे। उनके दिल का खालीपन धीरे धीरे शांत हो रहा था। अंकल अर्जुन, खाते हुए अनन्या ने कहा, अभी आपने पूछा था कि मेरी माँ कहाँ काम करती थी, है ना? हाँ, बस ऐसे ही जिज्ञासा हुई थी। वो भारत फिनटेक नाम की एक बहुत बड़ी इमारत है। मेरी माँ वहाँ सफाई करती थी। बहुत ऊंचे फ्लोर पर। माँ कहती थी कि कभी कभी वो मीटिंग रूम में लोगों को बहुत जोर जोर से बातें करते हुए सुनती थी। अर्जुन ठिठक गए। उनके हाथ ने गिलास को कसकर पकड़ लिया। क्या तुम्हें याद है कौन सा फ्लोर था? मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन माँ कहती थी कि उस फ्लोर पर एक बहुत बड़ा कांच का कमरा था, जहां लोग सुबह से शाम तक मीटिंग करते थे। माँ हर मंगलवार और गुरुवार को उस कमरे की सफाई करती थी। माँ ने बताया था कि वहां एक सफेद बालों वाली मैडम थी, जो चश्मा पहनती थी और बहुत महंगे कपड़े पहनती थी। लेकिन वो सबको ऐसे देखती थी जैसे वे छोटे बच्चे हों। अर्जुन ने गहरी सांस ली। 42वीं मंजिल, रणनीतिक मीटिंग रूम, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि मीरा वर्धन थी, जो पिछले 15 वर्षों से उनकी वाइस प्रेसिडेंट और उनकी दाहिनी हाथ रही थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सब क्यों बताया? अनन्या ने अपने कंधे उचकाए। माँ ने कहा था कि किसी को नहीं बताना है। लेकिन मुझे पता था कि माँ डरती नहीं थी। उस दिन माँ ने कहा था कि उस मैडम ने उन्हें बहुत महंगी चॉकलेट दी है। रात को घर आने पर माँ को चक्कर आने लगे। अगले दिन कुछ लोग आए और माँ को अस्पताल ले गए। मैंने पूरी रात इंतजार किया, लेकिन माँ वापस नहीं आई। क्या तुम्हें उन लोगों के चेहरे याद हैं जो तुम्हारी माँ को ले गए थे? बस इतना याद है कि उन्होंने सूट पहना था और वे मुस्कुरा नहीं रहे थे। अर्जुन उठे और खिड़की की ओर चले गए। बाहर बारिश कम हो गई थी, लेकिन आसमान अभी भी उदास था। उनका सीना भारी हो गया था। बहुत सारी चीजें असामान्य थीं। तभी अनन्या ने पूछा, क्या आप भी उस इमारत में काम करते हैं? हाँ, उन्होंने पीछे मुड़कर जवाब दिया। मैंने ही वो कंपनी बनाई है। बच्ची ने उन्हें बिना पलक झपकाए देखा। तो क्या आप उस सफेद बालों वाली मैडम को जानते हैं? हाँ। एक पल की खामोशी के बाद अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम आज रात यहां सो सकती हो? मैं तुम्हारे लिए नए बिस्तर का इंतजाम करूंगा। अगर तुम फिर से स्कूल जाना चाहती हो तो कल सुबह मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। क्या आपको मेरी बातों पर यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। अनन्या पहली बार थोड़ी आश्वस्त होकर मुस्कुराई। वो उठी और अपना बैग गले से लगा लिया। मैं जमीन पर भी सो सकती हूं, आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। अर्जुन ने उसे एक फोल्डिंग गद्दा और एक पतली चादर दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बारिश से बचने के लिए शुरू हुई है एक साधारण सी शाम उनके जीवन को पूरी तरह हिला देने वाली कहानी की शुरुआत होगी। जब बच्ची लिविंग रूम में गहरी नींद सो गई तो अर्जुन अपने स्टडी रूम में गए और कंपनी के इंटरनल सिस्टम में लॉगिन किया। उन्होंने शांति देवी नाम टाइप किया। डेटा सामने आया। एक अस्थायी सफाई कर्मचारी। शुरू होने की तारीख 4 अक्टूबर। समाप्ति की तारीख 16 तारीख। कारण सुरक्षा नियमों का उल्लंघन। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। कंपनी के नियमों में ये कारण आमतौर पर बेहद गंभीर मामलों में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि जासूसी या गोपनीय दस्तावेजों को लीक करना। उन्होंने मीटिंग का शेड्यूल चेक किया। 15 तारीख को मीरा वर्धन की 2 विदेशी भागीदारों के साथ एक गुप्त मीटिंग थी। उनके साथ कोई सेक्रेटरी नहीं था। उनके दिमाग में एक विचार स्पष्ट रूप से उभरा, अगर अनन्या जो कह रही है वो सच है तो ये केवल एक गलतफहमी नहीं थी। अर्जुन ने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कुछ घंटियां बजी और फिर एक पुरुष की आवाज आई। हेलो, इतनी देर रात को कौन है? समीर, मैं अर्जुन मल्होत्रा बोल रहा हूं। अरे अर्जुन, क्या हुआ?
मुझे कल सुबह तुमसे मिलना है। ये बहुत ही निजी और जरूरी मामला है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह गुप्त रखो। किस समय? सुबह 8 बजे। तुम्हारे ऑफिस में? इतना तनाव? क्या ये कंपनी से जुड़ा है? हो सकता है, मैं इंतजार करूंगा। अर्जुन ने फोन रख दिया। वो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। उनकी नजरें अभी भी स्क्रीन पर जमी थीं। शांति देवी की प्रोफाइल अभी भी खुली थी। ऊपर बाईं ओर लगी छोटी सी फोटो में एक भोला चेहरा और थकी हुई आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वो केवल एक सफाई कर्मचारी थी, लेकिन शायद उसने वो सुन लिया था जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। अर्जुन उठे, स्टडी रूम का दरवाजा बंद किया और बालकनी में चले गए। रात की हवा अब शांत थी, लेकिन उनके भीतर एक हलचल शुरू हो चुकी थी और पहली बार उन्हें महसूस हो रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी, अंधेरी और सच्ची चीज की ओर बढ़ रहे हैं। अनन्या अकेले इसका सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर उसकी मां को वास्तव में चुप कराया गया है तो किसी को इसकी कीमत चुकानी होगी। अगली सुबह मुंबई के आसमान में सूरज की पहली किरणें तो चमक रही थीं, लेकिन अर्जुन मल्होत्रा का मन किसी भी तूफानी रात से ज्यादा उदास और अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्होंने अनन्या को घर के पास एक छोटे और साफ सुथरे दक्षिण भारतीय भोजनालय में नाश्ता कराया और फिर तुरंत अपने पुराने दोस्त और मशहूर वकील समीर के दफ्तर की ओर रवाना हो गए। समीर का कार्यालय हमेशा की तरह पुरानी किताबों, कानूनी दस्तावेजों और ताज़ा बनी कॉफ़ी की तेज महक से भरा हुआ था। समीर अभी अपने कोट के बटन ठीक कर ही रहा था और अपनी मेज पर बैठा था जब उसने अर्जुन का गंभीर और थका हुआ चेहरा देखा। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या बात है अर्जुन? इतनी सुबह और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या ये तुम्हारी कंपनी से जुड़ा कोई गंभीर मामला है? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ छिपाए सब कुछ विस्तार से बताना शुरू किया। अनन्या के साथ वो अचानक हुई मुलाकात, उसकी मां शांति देवी का रहस्यमय तरीके से गायब होना, वो सफेद बालों वाली प्रभावशाली महिला मीरा वर्धन, चॉकलेट का वो अजीब किस्सा और वे संदिग्ध बर्खास्तगी रिकॉर्ड जिन्हें कंपनी के डेटाबेस से बहुत ही चालाकी से हटाया गया था। समीर ने पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनी। बीच बीच में वो कुछ नोट्स बनाता रहा और अर्जुन की बातों का विश्लेषण करता रहा। जब अर्जुन की बात खत्म हुई तो समीर ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए कहा, अर्जुन, अगर ये बच्ची जो कह रही है वो सच है तो ये केवल नौकरी से निकाला जाना या कोई सामान्य विवाद नहीं है। ये सीधे तौर पर गवाहों को रास्ते से हटाने और किसी बड़े कॉरपोरेट अपराध को छिपाने का संकेत है। समीर की आंखों में एक गंभीरता थी। उसने आगे कहा, मीरा वर्धन ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिसे वो दबाना चाहती है, लेकिन हमें ठोस सबूत चाहिए, क्योंकि बिना सबूत के हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। अर्जुन ने उसे अनन्या की मां की उस गुप्त डायरी के बारे में बताया जिसमें वो हर दिन की छोटी बड़ी बात रिकॉर्ड करती थी। समीर तुरंत अपनी मेज से उठ खड़ा हुआ और बोला, हमें वो डायरी हर हाल में ढूंढनी होगी। वही इस अंधेरी गुत्थी को सुलझाने की पहली सीढ़ी और सबसे महत्वपूर्ण सबूत होगी। वे दोबारा अनन्या से मिले, जो एक छोटी सी पुरानी मिठाई की दुकान पर बैठी शांति से उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने बहुत ही कोमलता से उससे पूछा कि क्या उसे याद है कि उसकी माँ ने वो डायरी कहाँ रखी थी। अनन्या ने बताया कि उसकी माँ रोजाना काम से लौटने के बाद उसमें कुछ लिखती थीं। लेकिन वो उसे कभी घर के अंदर नहीं रखती थी क्योंकि उन्हें खतरा महसूस होता था। जब उसकी माँ को वे लोग ले गए तो अनन्या को डर लगा कि कोई उसे भी छीन लेगा। इसलिए उसने उस डायरी को अपने पुराने किराए के घर की सीढ़ियों के नीचे एक गुप्त कोने में सावधानी से छिपा दिया था। वे तीनों तुरंत बांद्रा के उस पुराने और संकरे इलाके में पहुंचे जहां शांति देवी का वो पुराना जर्जर घर था। घर की दीवारें पुरानी हो चुकी थी, प्लास्टर झड़ रहा था और हवा में नमी की महक थी। अनन्या फुर्ती से सीढ़ियों के नीचे के उस अंधेरे कोने में गई और एक ढीली ईंट को सावधानी से हटाया। वहां से उसने प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक पुराना बैग निकाला जिसके भीतर वो भूरी चमड़े की डायरी सुरक्षित रखी थी। अनन्या की आंखों में एक उम्मीद की चमक थी जब उसने कहा, यही वो डायरी है माँ, इसमें सब कुछ लिखती थी। समीर ने डायरी के पन्ने पलटे।
शांति देवी ने बड़ी ही सफाई से तारीखों, मीटिंग के समय, कमरों के नंबर और वहां मौजूद लोगों के नाम लिखे थे। एक पन्ने पर मीरा वर्धन का स्पष्ट जिक्र था, जिसमें लिखा था कि मीरा किसी को फोन पर कह रही थी कि अगर वो व्यक्ति सहयोग नहीं करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और उसे गायब कर दिया जाएगा। डायरी के आखिरी पन्नों में उस दिन का विवरण था जब मीरा ने शांति देवी को चॉकलेट दी थी और उसके बाद उन्हें तेज चक्कर आने लगे थे। डायरी की आखिरी लाइन ने अर्जुन को अंदर तक झकझोरकर रख दिया। अगर मैं वापस ना आऊं तो कृपया कोई मेरी बेटी अनन्या को संभाल लेना और उसे इंसाफ दिलाना। समीर ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वो बहुत बहादुर बच्ची है। अर्जुन ने भी उस मासूम बच्ची को वचन दिया कि वे उसकी मां को जरूर खोज निकालेंगे और अपराधियों को सजा दिलाएंगे। जब वे उस पुराने घर से बाहर निकले तो आसमान फिर से काला पड़ गया था, जैसे कोई नया तूफान आने वाला हो। अगले दिन जब अर्जुन अपने कार्यालय पहुंचे तो उन्हें हर कर्मचारी की नमस्ते और हर औपचारिक मुस्कान के पीछे एक गहरा सन्नाटा और रहस्य महसूस हो रहा था। उन्हें लगा कि कोई है जो अपनी पूरी ताकत से सच को छिपा रहा है। 42वीं मंजिल पर पहुंचते ही उनका सामना मीरा वर्धन से हुआ। मीरा हमेशा की तरह अपने सफेद बालों के जूड़े, महंगे चश्मे और ग्रे सूट में बेहद प्रभावशाली लेकिन ठंडी दिख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा, मैंने सुना है कि आपने एक बेघर बच्ची को अपने घर में आश्रय दिया है। ये बहुत नेक काम है, लेकिन क्या आप उसकी असलियत जानते हैं? अर्जुन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, नेक काम तो वो है जो हम अपनी कंपनी के भीतर की गंदगी को साफ कर सके मीरा, खासकर वो जो 42वीं मंजिल पर छिपी है। मीरा की मुस्कान एक पल के लिए थमी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और अर्जुन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच तारा, जो अर्जुन की निजी अन्वेषक और आंतरिक जांच प्रमुख थी, ने एक एन्क्रिप्टेड ईमेल भेजा जिसमें चौंकाने वाले खुलासे थे। तारा ने खुलासा किया कि पिछले 2 सालों में ठीक 3 महिला सफाई कर्मियों को सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के झूठे बहाने बनाकर अचानक निकाला गया था और वे तीनों ही 42वीं मंजिल पर तैनात थीं। तारा ने आगे बताया कि उनमें से एक महिला किरण पिछले 1 साल से लापता है और उसका परिवार उसकी तलाश में दर-दर भटक रहा है। अर्जुन अब समझ चुके थे कि ये केवल एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और खौफनाक साजिश है। समीर ने भी अपनी वित्तीय जांच में पाया कि भारत फिनटेक के मुख्य खातों का इस्तेमाल विदेशों में फर्जी कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। और मीरा वर्धन ही इन सब लेन देन की मुख्य कर्ता धर्ता है। तारा ने मीरा के केबिन की एक गुप्त रिकॉर्डिंग भी हासिल की, जिसमें मीरा किसी से कह रही थी, वो शांति देवी बहुत कुछ जानती है, इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले उसे हमेशा के लिए शांत करना होगा। दोपहर में मीरा ने अर्जुन को एक आलीशान होटल के वीआईपी रेस्टोरेंट में लंच पर बुलाया ताकि वो उनकी गतिविधियों को भांप सके। वहां का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। मीरा ने सीधे तौर पर अर्जुन को धमकी दी कि अगर उन्होंने इन पुराने कॉरपोरेट रहस्यों को कुरेदने की कोशिश की तो इसका अंजाम पूरी कंपनी के लिए और खास तौर पर उस बच्ची अनन्या के लिए बहुत ही भयानक होगा। अर्जुन ने उसके चेहरे पर आए डर को पहचान लिया और समझ गए कि उनकी जांच सही दिशा में जा रही है। उस शाम अर्जुन ने विवेक नाम के एक व्यक्ति से एक छोटे कैफे में मुलाकात की, जिसकी पत्नी किरण साल भर से गायब थी। विवेक ने बताया कि एक सफेद बालों वाली महिला उसके घर आई थी और उसकी पत्नी को डराया धमकाया था। और जब अर्जुन ने मीरा वर्धन का फोटो दिखाया तो विवेक ने तुरंत उसे पहचान लिया। उस रात अर्जुन ने समीर और तारा के साथ मिलकर एक खतरनाक लेकिन निर्णायक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे मीरा के खिलाफ सीधे मोर्चा खोलेंगे और उसे अपनी अगली चाल चलने का मौका नहीं देंगे। गुरुवार की सुबह अर्जुन और तारा ने कंपनी के इंटरनल सर्वर के जरिए मीरा के केबिन में डिजिटल निगरानी प्रणाली और गुप्त रिकॉर्डिंग सिस्टम सक्रिय कर दिया ताकि उसके हर अवैध संचार और साजिश को रिकॉर्ड किया जा सके। अर्जुन जानते थे कि अगर वे विफल हुए तो वे अपना करियर और प्रतिष्ठा सब कुछ खो देंगे।
लेकिन अनन्या की मासूम आंखों में बसी उम्मीद ने उन्हें ये बड़ा जोखिम उठाने का साहस दिया था। मीरा अगले दिन विदेशी निवेशकों के साथ एक बड़ी मीटिंग करने वाली थी, ताकि वो कंपनी का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले सके और अपने काले कारनामों को हमेशा के लिए दबा दे। अर्जुन ने अब मन बना लिया था कि वे उस मीटिंग मीरा के सभी अपराधों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने रख देंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। शुक्रवार सुबह 6 बजे अर्जुन मल्होत्रा अपने अंधेरे दफ्तर में अकेले खड़े थे। केवल मेज की रोशनी उनके तनावपूर्ण चेहरे को उजागर कर रही थी। उनके सामने स्क्रीन पर भारत फिनटेक का आंतरिक सिस्टम, सर्वर और डेटा प्रवाह का नक्शा खुला था। दूसरी तरफ से हेडफोन में तारा की आवाज आई। निगरानी प्रणाली तैयार है। अब से मीरा वर्धन के कमरे से बाहर जाने वाला हर ईमेल बैकअप सर्वर पर कॉपी हो जाएगा। हमने मीटिंग रूम की गुप्त रिकॉर्डिंग भी सक्रिय कर दी है। जैसे ही वो अपना कंप्यूटर खोलेंगी, सिस्टम पहले 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग खुद शुरू कर देगा। अर्जुन ने भारी आवाज में कहा। ठीक है, कल सुबह उसकी हांगकांग के निवेशकों के साथ मीटिंग है। मुझे पूरी बातचीत रिकॉर्ड चाहिए। तारा ने झिझकते हुए पूछा, क्या आप वाकई इस हफ्ते जाना चाहते हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, तुमने ही कहा था कि सबूत कम है, तो मैं सबूत जुटाने में मदद कर रहा हूं। उसी समय 42वीं मंजिल पर मीरा वर्धन भी तैयारी कर रही थी। उसने सुंदर फोल्डर और रंगीन स्लाइड तैयार किए थे, जिसमें कंपनी के अधिग्रहण की शर्तें बहुत सफाई से लिखी गई थीं। उसे पता था कि अगर कल की मीटिंग सफल रही तो भारत फिनटेक का पूरा नियंत्रण उसके हाथ में होगा। उसने कानूनी विभाग को फोन करके सुबह 10 बजे तक मालिकाना हक हस्तांतरण के दस्तावेज तैयार रखने का आदेश दिया। उस शाम अर्जुन के अपार्टमेंट में सन्नाटा था। अनन्या मेज पर बैठी ठंडे नूडल्स को देख रही थी। अंकल, क्या आप कल फिर पूरे दिन बाहर रहेंगे? अनन्या ने पूछा। अर्जुन ने पानी का गिलास भरते हुए कहा, हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है जो तुम्हारी माँ और तुमसे जुड़ी है। अनन्या ने आंखें झुका लीं। अगर आप बहुत थक गए हैं तो मैं वापस अपनी पुरानी जगह जा सकती हूं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। किसी को तुम्हें वापस सड़क पर भेजने का अधिकार नहीं है। अब से यही तुम्हारा घर है, समझी? शुक्रवार सुबह 9:50 पर 42वीं मंजिल का वीआईपी मीटिंग रूम। मीरा वर्धन के साथ हांगकांग के 2 निवेशक और बोर्ड के 3 सदस्य बैठे थे। मीरा ने पेशेवर मुस्कान के साथ कहा, आप सबका यहां आने के लिए धन्यवाद। आज की मीटिंग का उद्देश्य भारत फिनटेक के नेतृत्व का पुनर्गठन करना है। तभी दरवाजा खुला और अर्जुन मल्होत्रा, वकील समीर और तारा के साथ अंदर दाखिल हुए। देर से आने के लिए माफी चाहता हूं, अर्जुन ने शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा। लेकिन मुझे लगा कि जब कोई मेरी कुर्सी छीनने की कोशिश कर रहा हो तो मेरा यहां होना जरूरी है। मीरा की मुस्कान फीकी पड़ गई। आप एक निजी मीटिंग में बाधा डाल रहे हैं और मैं वर्तमान अध्यक्ष हूं। अर्जुन ने तारा को इशारा किया और प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलने लगा। मीरा की आवाज गूंजी, अगर वो सहयोग नहीं करती है तो उसे समझा दो कि गायब होना क्या होता है। उसे चुप कराने के लिए 1 हफ्ता काफी है। पूरा कमरा सन्न रह गया। समीर ने खड़े होकर कहा, हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी विदेशी कंपनियों से जुड़े अवैध लेन देन के पुख्ता सबूत हैं। मीरा कुर्सी के हत्थों को कसकर पकड़ते हुए चिल्लाई, ये अवैध है। आपने मेरे ऑफिस की जासूसी की है। समीर ने जवाब दिया, हमें बोर्ड ने आंतरिक जांच का अधिकार दिया था और ये सब कानूनी प्रक्रिया के तहत है। तारा ने बैंक स्टेटमेंट दिखाते हुए कहा, ये रहे 3 अवैध लेन देन के सबूत जो आपकी गुप्त मीटिंग्स की तारीखों से मेल खाते हैं और इनका पैसा केमन आइलैंड्स की एक फर्जी कंपनी में गया है। निवेशकों ने तुरंत हाथ खींच लिए और कहा कि वे अपराधी नेतृत्व के साथ काम नहीं कर सकते। अर्जुन ने मीरा के पास जाकर पूछा, अगर ये सब झूठ है तो आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? तभी अर्जुन का फोन बजा और पुलिस अधिकारी करण की आवाज स्पीकर पर आई। हमारे पास मीरा वर्धन के कार्यालय की तलाशी का वारंट है। हमारी टीम पहुंच रही है। बोर्ड के सदस्य मीरा को छोड़कर जाने लगे। तभी तारा का फोन बजा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। एक समस्या है,
निगरानी प्रणाली ने मीरा के फोन से ठाणे के एक निजी मानसिक अस्पताल में की गई एक कॉल को पकड़ा है। अर्जुन चौंक गए। किसके नाम पर? तारा ने स्क्रीन की ओर देखा। 3 महीने पहले एक अज्ञात महिला मरीज को भर्ती किया गया था और रिकॉर्ड पर उसका नाम सुनीता लिखा है। अर्जुन ने तारा की ओर देखा। वो नाम शांति देवी का छद्म नाम है जब उसे आखिरी बार अस्पताल ले जाया गया था। उसी दोपहर मीरा वर्धन को हिरासत में ले लिया गया और अर्जुन मल्होत्रा, समीर और तारा दक्षिण क्षेत्र के अपराध जांच ब्यूरो के कार्यालय पहुंचे। मेज पर ठाणे के उस मानसिक अस्पताल की फाइल थी। अधिकारी करण ने बताया, सुनीता को 17 तारीख को भर्ती किया गया था। ठीक उसी दिन जब शांति देवी गायब हुई थी। भर्ती करने वाले फॉर्म पर भारत फिनटेक की मोहर है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, मेरी कंपनी में मीरा के अलावा किसी को यह करने का अधिकार नहीं था। तारा ने फाइल पलटते हुए कहा, यह एक पुराना हथकंडा है। मरीज को फर्जी नाम से भर्ती करो, उसे भारी नशीली दवाओं के प्रभाव में रखो ताकि वो किसी से संपर्क न कर सके। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तलाशी के आदेश के लिए जरूरी कागजात पर अभी हस्ताक्षर करूंगा। 2 घंटे बाद वे ठाणे के छाया मानसिक अस्पताल के पिछले गेट पर थे। पुलिस की टीम के साथ वे अंदर घुसे। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सैम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ये एक चिकित्सा सुविधा है, आप ऐसे नहीं आ सकते। करण ने वारंट दिखाया। हमें यहां किसी को अवैध रूप से बंधक बनाए जाने का संदेह है। वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे। गलियारे में सन्नाटा और दवाओं की तेज गंध थी। कमरा नंबर 205। जैसे ही दरवाजा खुला, अर्जुन ठिठक गए। कमरे में एक कमजोर महिला खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और बाल छोटे कटे थे। अर्जुन उसके पास घुटनों के बल बैठ गए। शांति देवी, मैं अर्जुन हूं। मैं आपकी बेटी अनन्या का ख्याल रख रहा हूं। वो सुरक्षित है और मैं आपको यहां से ले जाने आया हूं। महिला की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसके होठों से बहुत धीरे से आवाज निकली, अनन्या। डॉक्टरों ने बताया कि भारी मात्रा में दी गई नशीली दवाओं के कारण उन्हें ठीक होने में कुछ हफ्ते लगेंगे। उस रात अस्पताल के बिस्तर के पास बैठे अर्जुन ने शांति देवी को सोते हुए देखा। समीर ने कहा, यह मामला बहुत बड़ा होने वाला है। अवैध रूप से बंधक बनाना, धोखाधड़ी और जहर देना। अर्जुन ने कहा, मैं कल अनन्या को यहां लाऊंगा ताकि उसे विश्वास हो जाए कि उसकी मां ने उसे कभी नहीं छोड़ा था। जब अर्जुन घर पहुंचे, अनन्या ड्राइंग कर रही थी। उसने पूछा, क्या आप मां को ढूंढने गए थे? अर्जुन ने उसे गले लगाया। कल तुम अपनी मां से मिलोगी। अनन्या सुबक सुबक कर रोने लगी। ये राहत के आंसू थे। लेकिन तभी अर्जुन का फोन एक अज्ञात नंबर से आए संदेश के साथ थरथराया। आपको क्या लगता है कि सब खत्म हो गया? शनिवार सुबह 8 बजे भारत फिनटेक कॉर्पोरेट ऑफिस की 42वीं मंजिल सफेद रोशनी से नहाई हुई थी। वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण था और हर चीज बड़ी ही सलीके से रखी गई थी, लेकिन हवा में एक अनकहा डर व्याप्त था। अर्जुन मल्होत्रा सबसे पहले अंदर आए। उनकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता और शीतलता थी। उनके पीछे वकील समीर और तारा थे, जिनके पास मनी लॉन्ड्रिंग और अपहरण से जुड़े सबूतों का एक चांदी का पेन ड्राइव था। धीरे धीरे बोर्ड के अन्य सदस्य भी आने लगे। वे सभी आंतरिक जांच और मीरा वर्धन के अचानक गायब होने की चर्चा कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और मीरा वर्धन ने प्रवेश किया। वो अभी भी उतनी ही प्रभावशाली और आत्मविश्वासी दिख रही थी, जैसे उसे किसी का डर ना हो। उसने बड़ी ही सहजता से सभी का अभिवादन किया और कहा कि वो कंपनी की स्थिरता के लिए यहाँ आई है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे तारा को इशारा किया और प्रोजेक्टर पर आंतरिक जांच रिपोर्ट का शीर्षक चमक उठा। अर्जुन ने स्पष्ट शब्दों में मैं कहा कि पिछले 3 हफ्तों से वे कंपनी में हो रहे वित्तीय अपराधों और एक कर्मचारी की संदिग्ध गुमशुदगी की जांच कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग करके रिकॉर्ड बदले गए और शांति देवी को एक मानसिक अस्पताल में फर्जी नाम से बंद किया गया। जैसे ही तारा ने रिकॉर्डिंग प्ले की, मीरा की वो डरावनी आवाज गूंजी जिसमें वो शांति देवी को हमेशा के लिए चुप कराने की बात कर रही थी।
बोर्ड के सदस्यों के होश उड़ गए जब उन्होंने 50 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन देखे जो केमन आइलैंड्स की एक फर्जी कंपनी को भेजे गए थे। मीरा ने अपना बचाव करने की कोशिश की और कहा कि वो केवल कंपनी को बचा रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और मूल डेटा सर्वर के सबूत सामने रख दिए। बोर्ड के सदस्यों ने तुरंत मीरा के खिलाफ वोट किया और उसे उसके पद से हटा दिया। तभी पुलिस अंदर आई और मीरा वर्धन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मीरा ने जाते जाते अर्जुन को चेतावनी दी कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। मीरा के जाने के बाद अर्जुन को एक गुमनाम मैसेज मिला कि मीरा तो केवल एक मुखौटा थी, असली खिलाड़ी कोई और है। इसके बाद अर्जुन, तारा और समीर ने शांति देवी को बचाने की योजना बनाई। उन्होंने रात के अंधेरे में उस गुप्त अस्पताल में प्रवेश किया जहां शांति देवी को सुनीता के नाम से रखा गया था। समीर ने एक डॉक्टर का भेष बनाकर वार्ड नंबर 609 में प्रवेश किया और शांति देवी को अनन्या की फोटो दिखाई। शांति देवी की आंखों में पहचान की एक चमक आई और वो धीरे से बुदबुदाई, अनन्या। बड़ी सावधानी से उन्होंने उसे वहां से निकाला और एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया जहां उसकी देखभाल के लिए डॉक्टर तैनात थे। अर्जुन को पता चला कि वो गुमनाम मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि कंपनी का चेयरमैन धनराज चौहान था। अगली सुबह अर्जुन ने 39वीं मंजिल पर धनराज चौहान से मुलाकात की और उनके सामने सारे सबूत रख दिए। धनराज ने स्वीकार किया कि वो मीरा की गतिविधियों के बारे में जानते थे, लेकिन कंपनी को डूबने से बचाने के लिए वे चुप रहे। समीर ने धनराज को याद दिलाया कि उनकी चुप्पी ने एक निर्दोष महिला की जान खतरे में डाली थी। अर्जुन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और कहा कि वे अब ऐसी जगह काम नहीं कर सकते जहां न्याय से ऊपर प्रतिष्ठा को रखा जाता हो। 1 महीने बाद मुंबई के बाहरी इलाके के एक छोटे से घर में शांति देवी अपनी बेटी अनन्या के साथ बैठी थीं। उसकी आंखों में अब सुकून था और वो फिर से मुस्कुराना सीख रही थी। अर्जुन दूर से उन्हें देख रहे थे और उन्हें अपनी हार में भी एक बड़ी जीत महसूस हो रही थी। मीरा वर्धन को जेल हुई और धनराज ने कॉर्पोरेट जगत से संन्यास ले लिया। लेकिन अर्जुन का नाम किसी अखबार में नहीं आया। आज भी शहर में लोग उस छोटी बच्ची अनन्या और उस अजनबी व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने एक मूसलाधार बारिश वाली रात में हाथ मिलाया और एक भ्रष्टाचार के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। अर्जुन ने अपने दिवंगत बेटे के पुराने चित्र को चूमते हुए धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूं बेटे, मैं फिर से एक अच्छा इंसान बन गया हूं। इस तरह एक पाव की रोटी से शुरू हुआ ये सफर विश्वास, संघर्ष और एक टूटे हुए परिवार के पुनर्जन्म के साथ समाप्त हुआ। आप दुनिया के किस कोने से हमारे साथ जुड़े हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से हैं। साथ ही आपको अर्जुन और अनन्या की ये दिल छू लेने वाली कहानी कैसी हैगी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको प्रेरित किया होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और शांत रहें। आपके और आपके परिवार के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और शांति की प्रार्थना। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई प्रेरणादायक, दिलचस्प या सच्ची कहानी है तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें ताकि बाकी लोग भी उसे सुन सकें और प्रेरणा ले सकें। आपके विचारों और कहानियों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।